वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है प्लांक रेडिएशन लॉ। इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका प्रीवियस वाला लेक्चर आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि ये सभी लेक्चर्स एक दूसरे से लिंक्ड है। और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्वांटम मैकेनिक्स के नेम से, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के नेम से। वहाँ पे इससे प्रीवियस वाले सभी लेक्चर्स अपलोडेड है। ठीक है, प्लांक लॉ को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप क्वेश्चन देखो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है। लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है, राइट प्लांक्स क्वांटम लॉ फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एनर्जी स्पेक्ट्रा। आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन एनर्जी स्पेक्ट्रा के लिए प्लांक क्वांटम लॉ को एक्सप्लेन करना है एंड डेराइव द फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला डेराइव करना है एंड ऑब्टेन स्टीफन लॉ बाय यूजिंग द प्लांक रेडिएशन लॉ। आपको यहाँ पे स्टीफन लॉ भी डेराइव करना है। देखो, इसी टॉपिक से 2 से 3 तरह के क्वेश्चन और बन जाते हैं, उनका हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें जो पढ़ना है, टारगेट हमारा रहेगा प्लांक रेडिएशन लॉ। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्लांक रेडिएशन लॉ होता क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को किस तरह से प्लांक ने एक्सप्लेन किया है, इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो आपका टारगेट ये रहेगा आज के लेक्चर का। ठीक है, तो प्लांक रेडिएशन लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम जाते हैं रेले-जीन्स लॉ पे। लास्ट लेक्चर में हमने रेले-जीन्स लॉ के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। रेले-जीन्स लॉ ने, या रेले-जीन्स की हम बात करें तो उसमें उन्होंने 2 फैक्ट्स यूज में लिए थे। क्या फैक्ट थे वहां पे? फर्स्ट फैक्ट क्या था कि जो नंबर ऑफ मोड्स है ईएम वेव में, नंबर ऑफ मोड्स है वो कितना लेकर चल रहे थे, 8π/c³ लेकर चल रहे थे। इसके साथ साथ ही एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर उन्होंने डिफाइन करी थी बाय यूजिंग द क्लासिकल मैकेनिक्स। इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम यूज में ली थी और बताया कि जो पार्टिकल की एवरेज एनर्जी है वो कितनी होती है, kT होती है अकॉर्डिंग टू रेले-जीन्स। ठीक है, अब देखो, यदि पार्टिकल की एनर्जी kT है, अब आप इसमें जो एक्सप्लेन करके चल रहे थे, रेले ने क्या एक्सप्लेन करा था कि जो केविटी में एटम्स है वो ऑसिलेट करते हैं और वो ऑसिलेट एटम्स ईएम रेडिएशन को इमिट करता है और उन ईएम रेडिएशंस को इन्होंने कंसिडर किया था एज एन स्टैंडिंग वेव। कंसिडर करा था ना कि स्टैंडिंग वेव की तरह वो बिहेव करती है ईएम रेडिएशन कैविटी के अंदर जो है। ठीक है, और उसके लिए एनर्जी भी बता दी kT। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक इन्होंने बोला, रेले-जीन्स ने बोल दिया। अब देखो, एनर्जी kT है, मतलब आपके एटम ऑसिलेट कर रहे हैं। एटम ऑसिलेट कर रहे हैं तो वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स के लिए एनर्जी भी डिफरेंट होती है। बट रेले ने तो क्या बोला कि जो एवरेज एनर्जी है वो kT निकल कर आ रही है। यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी का कोई रोल ही नहीं है। हम बात करें तो ये तो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है होता ही नहीं होता, होता है ना। बट एक तरफ से तो रेले ये बोल रहे हैं कि जो एटम्स है वोल्स की वो ऑसिलेट कर रहे हैं और ऑसिलेट होकर ईएम रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, जिन्होंने स्टैंडिंग वेव को कंसीडर कर लिया, एज एन स्टैंडिंग वेव कंसीडर कर लिया, और उन एटम्स की एवरेज एनर्जी बता दी kT। बट हमने तो ये भी पढ़ा है ना कि जो एटम ऑसिलेट करता है तो ऑसिलेट एटम्स की फ्रीक्वेंसी यदि अलग अलग है, हर एक एटम की यदि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो उन एटम्स की, ऑसिलेट एटम्स की एनर्जी भी अलग अलग होगी। दैट टाइम प्लांक्स आए। रेले के बाद कौन आए? प्लांक्स। 1900 के अंदर ही प्लांक्स आए और प्लांक्स ने क्या बोला कि जो केविटी के अंदर रेडिएशंस है वो किसकी तरह बिहेव करती है, एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है? हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करती है। और जो एटॉमिक ऑसिलेटर्स है ना, एनर्जी को अब्जॉर्व कर रहे हैं या इमिट कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है उस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करेगा? वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। और यहां से कॉन्सेप्ट बोला प्लांक ने कि जो एवरेज एनर्जी, या फिर हम बात करें एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर है, एटॉमिक जो ऑसिलेटर्स है उनकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रिपोर्शनल होगी उसकी फ्रीक्वेंसी के। किसके प्रिपोर्शनल होगी? फ्रीक्वेंसी की प्रिपोर्शनल होगी। और यहां से कॉन्सेप्ट निकाला कि एटॉमिक ऑसिलेटर्स की जो एनर्जी होगी E=Nhν होगी। H वहां पे प्लांक कांस्टेंट होता है, N वहां पे इंटीजर होता है और न्यू वहां पे फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा है। आपको एग्जाम में इसी तरह से लिख कर आना है, कंप्लीट इसी तरह से स्टार्ट करना है रेले-जीन्स से। इसके बाद प्लांक आए और प्लांक ने क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा, और इसके बाद हम प्लांक का फॉर्मूला डेराइव करेंगे। ठीक है, तो रेले-जीन्स लॉ हैज 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या था? नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ईएम वेव N = 8π/c³ बताए थे ना। और यदि हम फ्रीक्वेंसी रेंज dν लेकर चल रहे थे तो 8π
न्यू स्क्वायर सी क्यूब डी न्यू, नंबर ऑफ मोड्स ये थे उस स्टैंडिंग वेव के, ठीक है। इसके साथ साथ ही ईच मोड हैज एनर्जी केटी। केटी कहाँ से आया था? इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम से। हाफ केटी प्लस हाफ केटी हमने वहां पे इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम लगाई थी और वहां से रिजल्ट निकल कर आ रहा था केटी का। एंड तो एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मोड इज केटी अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम, ठीक है, विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती। बट इफ ऑसिलेटर ऑसिलेट्स विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यदि वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, देन देयर एनर्जी ऑल्सो विल बी डिफरेंट। यदि वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है एटम, तो फिर उसकी एनर्जी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। बट रेले ने तो ऐसा कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं। देन इन 1900 Planck suggested that the atoms in the wall of cavity behave like is हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये स्टैंडिंग वेव की तरह बिहेव नहीं करेंगे, ये जो एटम्स है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे। एंड कंसिडर्ड दैट द इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय द एटॉमिक ऑसिलेटर इन द वॉल ऑफ द कैविटी मस्ट बी डिस्क्रीट। जो एटॉमिक ऑसिलेटर्स है वॉल्स पे, वो डिफरेंट टाइप की एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और इमिट करते हैं, मतलब उनकी जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी, डिस्क्रीट होगी। एंड एनर्जी इज प्रिपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। और जो एटॉमिक ऑसिलेटर है इनकी जो एनर्जी है वो किसके प्रिपोर्शनल है? डायरेक्ट इसके फ्रीक्वेंसी के प्रिपोर्शनल है। तो प्लांक ने यहाँ पे क्या बोला? प्लांक ने यहाँ पे बोला जो एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑसिलेटर है, लिखना आप इसको आगे मेंशन करना, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑसिलेटर, ठीक है, एटॉमिक ऑसिलेटर्स, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के, कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप यदि यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाते हुए कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? प्लांक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है आपके 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये इसका वैल्यू होता है, ठीक है। अब यदि यहाँ पे स्मॉल एन नंबर ऑफ एटॉमिक ऑसिलेटर्स है, अब वॉल्स है, वॉल्स पे तो बहुत सारे एटम्स है ना, वो वॉल्स के एटम ही तो ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, जैसे एनर्जी उन्होंने ऑब्जर्व करी, एटम्स ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं और एनर्जी इमिट करना शुरू कर देते हैं, जो कि अब्जॉर्प्शन और इमिशन किसकी फॉर्म में होता है? डिस्क्रीट वैल्यूज होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो ए इक्वल टू हमने यहाँ पे बोला एच न्यू, और यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला हम बताएं, बेसिक फॉर्म क्या हो जाएगी एनर्जी की? ए इक्वल टू एन एच न्यू, एन यहाँ पे जो पॉसिबल मिनिमम वैल्यू लिखो, यहाँ पे पॉसिबल मिनिमम वैल्यू वो कितनी होगी? ई की 0 होगी। और हम बात करें तो ये आपका क्या क्या हो सकता है? एच न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू, इस तरह से। मतलब आप एन क्या बोलोगे? दिस इज इंटीजर नंबर। क्या है ये? इंटीजर नंबर है, ठीक है। हाफ इंटीजर नहीं हो सकता, एन यहाँ पर क्या है? इंटीजर नंबर है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट पकड़ आ गया इनको कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये रहेगा, केटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। क्लासिकल उन्होंने यूज में नहीं ली, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स इन्होंने यूज में ली, ठीक है। सो एनर्जी डेंसिटी बताओ क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी होता है नंबर ऑफ मोड्स इन फ्रीक्वेंसी रेंज, क्योंकि हम तो यहाँ बात की फ्रीक्वेंसी की कर रहे हैं, ठीक है। इट्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑसिलेटर, क्लियर है। अब देखो नंबर ऑफ मोड्स, ये तो मुझे पता है, 8π/μ² फ्रीक्वेंसी रेंज डी न्यू हमने डिफाइन कर दी, बट हमें एवरेज एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑसिलेटर नहीं पता, तो अब क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे। तो प्लांक ने एवरेज एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑसिलेटर कैलकुलेट करी बाय द यूजिंग ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमान कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्लांक्स कैलकुलेट एवरेज एनर्जी ऑफ एटॉमिक oscillator by using the Maxwell-Boltzmann concept,
किसको यूज में लिया? मैक्सवेल बोल्ट्जमान कॉन्सेप्ट को यूज में लिया। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान, रिकॉल कर लेंगे, पहले आप लिखो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जो हम बात करते हैं यहाँ पे एनएन की, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपोनेंशियल माइनस का ए अपॉन के टी है, ठीक है। इफ वी रिमूव प्रोपोर्शनल साइन देयर विल बी एन कांस्टेंट, जिसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ? ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर बता दिया कि कैविटी में जो वॉल्स के एटम है वो ऑसिलेट कर रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स आपके ये रहेंगे, ठीक है। और इनकी एनर्जी भी बता दी कि जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स है पॉसिबल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर कितना होता है, इक्वल टू NH, ये भी बता दी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर बता पाओगे क्या आप कितना होगा? टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर क्या करें? एक ऑसिलेटर की कितनी एनर्जी है, जितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर होंगे उसको एनर्जी से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी NH, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेटर, ये टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स को डिफाइन कर देगा, ठीक है। अब हमें एवरेज एनर्जी निकालनी है। तो कैसे निकाले? एवरेज एनर्जी होगा आपका ए टोटल, ठीक है, इट्स डिवाइड बाय एन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, ठीक है। अब ए टोटल की हम बात करें तो n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी NH न्यू एन क्या है? ए एक्सपोनेंशियल माइनस का e अपॉन के टी। बताओ कोई डाउट है? नहीं है। इट्स डिवाइड बाय nn विच इज n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस का e अपॉन के टी। ये रहा आपका एक्सप्रेशन। अब इसको अभी तो सिंप्लीफाई करना है। अब e भी हमें पता है क्या है? NH न्यू। तो क्यों ना हम पुट कर दे, यहाँ पे भी पुट कर देते हैं और यहाँ पे भी पुट कर देते हैं। तो आपके पास एवरेज एनर्जी कितना निकल कर आ रहा है, इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल मैथमेटिक है। NH न्यू एक्सपोनेंशियल माइनस का NH न्यू अपॉन के टी, ठीक है, इट्स डिवाइड बाय n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस का NH न्यू अपॉन के टी। यहाँ तक हमें समझ आ गया, ठीक है। स्टेप टू स्टेप लिखते जाओ, लास्ट में मैं एक बार रिकॉल कर दूंगी। अब हम यहाँ पे हियर वी कंसिडर, सिंप्लीफाई करने के लिए एच न्यू अपॉन के टी को हमने कंसिडर कर लिया x, ठीक है। तो एच न्यू अपॉन के टी को हमने क्या कंसिडर करा है? x कंसिडर करा है, क्लियर है। तो एच न्यू का आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? x के टी, ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर रही हूँ, एन एच न्यू को मैं लिख दूंगी यहाँ पे एन एक्स के टी, और जहाँ पे एच न्यू अपॉन के टी है वहाँ पे मैं x पुट कर रही हूँ। जैसे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? देखो अब एक्सप्रेशन पे आपका एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, देखो पुट करो n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, n है, एच न्यू को मैं पुट कर रही हूँ x के टी, कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ो, एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू अपॉन के टी को हमने कंसिडर करा है x, तो माइनस का nx, यहाँ तक भी हमें समझ आ गया। इसके बाद है n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस का nx। यहाँ तक आपको दिक्कत है क्या? नहीं है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, यहाँ पे x के टी को बाहर निकाला, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n एक्सपोनेंशियल माइनस का nx इज डिवाइड बाय n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस का nx। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब आगे देखो, कैमरा चल तो रहा है, चेक करना भूल गई। देखो अब करें आगे इसको सिंप्लीफाई। यदि मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल माइनस nx, n इक्वल टू हम पुट करते हैं बेटा यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी, सीरीज को एक्सपेंड कर दोगे क्या? n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 1 ना, ठीक है, प्लस n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस x 2 पुट कर दो। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? एक्सपेंड कर रही हूँ, इसको क्या कर रही हूँ? एक्सपेंड कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको सीरीज एक्सपेंड कर दिया। अब देखो ये कौन सी सीरीज बन रही है? जीपी है या नहीं? जीपी है तो सम ऑफ जीपी आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? ए होता है आपका फर्स्ट
तो A इज डिवाइड बाय 1 माइनस D। D डिफरेंस बोल दो या R से रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल r, तो स्मॉल r लिख दो, ठीक है। A आपका फर्स्ट टर्म होता है विच इज 1 इज डिवाइड बाय 1 माइनस R होता है आपका B बाय A। B बाय A, आप इस वाली टर्म को इस वाली B बाय A आपको इसको इससे डिवाइड करना है, तो द वैल्यू विल बी एक्सपोनेंशियल माइनस का x, ठीक है। तो हम यदि इसका सीरीज एक्सपेंशन करें तो आपकी वैल्यू ये निकल कर आती है, ठीक है। एक चीज तो ये पकड़ आई। एक और मैथमेटिकल मॉडिफिकेशन है, बहुत इजी सा मॉडिफिकेशन है, n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n एक्सपोनेंशियल माइनस का nx। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस का d बाई डी ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस का nx लिख सकते हैं क्या? करके देख लो ना बेटा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर nx का डिफरेंशिएशन होता है n e की पावर nx। तो देखो आपका भी ये रिजल्ट यही आ रहा है ना। इसके आगे आप ये लगा दो n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो बताओ वैल्यू कितनी आएगी? इसको हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं बाय अबाव सॉल्यूशन, तो माइनस का d बाई डी ऑफ x, मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया कि 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स। बेसिकली मेरे पास ये वैल्यू है, ठीक है। या फिर आप इसको और इजी वे में लिखना चाहते हो तो d बाई डी ऑफ एक्स 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स की पावर माइनस 1, ठीक है। अब तो डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना इजी रहेगा ना। कैसे इजी रहेगा? देखो e की पावर d बाई डी ऑफ एक्स एक्स की पावर माइनस 1, इसका कितना होता है बताओ? माइनस ऑफ एक्स की पावर माइनस का 2, यही होता है। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, डिफरेंशिएशन करो। इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन आपके पास आएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स की पावर 2, यही होगा। अब इसका भी आपका डिफरेंशिएशन होगा नहीं होगा? होगा ना। तो करो इसका डिफरेंशिएशन। आप कैसे लिखोगे? सॉरी, आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखोगे? देखो आगे माइनस साइन है, ए की पावर माइनस एक्स का आप करोगे तो क्या आएगा? एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, द वैल्यू विल बी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ठीक है। यही आ रहा है। अब देखो आप इस एक्सप्रेशन पे जाओ। इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू पता है मुझे, ये रही, और ये वैल्यू मुझे पता है, ये रही। पुट कर देते हैं, करो पुट। यदि हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स के टी, इसकी वैल्यू क्या रही? ये रही, एक्सपोनेंशियल माइनस का एक्स अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स की पावर होल पावर आपके पास है 2। इट्स डिवाइड बाय इसको हमने क्या लिखा है बेटा? ये रहा 1 अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, हमने इसको इस तरह से लिखा है। करें इसको आगे सिंप्लीफाई करें। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एवरेज एनर्जी आपके पास, ये सब कर क्यों रहे हैं? बिकॉज मैं एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एक्स के टी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब ये a बाई बी बाई सी बाई डी, तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ये टर्म है, इट्स डिवाइड बाय आपके पास है एक्सपोनेंशियल 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स की पावर 2 है। तो एक में से एक पावर कैंसिल, तो वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या बचे? एक्स के टी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इज डिवाइड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, यही बचा ना। 2 में से मैंने एक पावर यहाँ पे हटा दी। अब देखो बेटा इसको आगे और सिंप्लीफाई कर दो। एवरेज एनर्जी आपके पास आ रहा है एक्स के टी, यदि मैं इसको इसके डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी तो ए की पावर एक्स होगा ना, ठीक है। आपके पास अंदर वैल्यू है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स के टी अपॉन ए की पावर एक्स माइनस 1, ये वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है। एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ? एच न्यू अपॉन के टी, तो पुट कर दो। एक्स को हमने एच न्यू अपॉन के टी पुट कर दिया, के टी इसके मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है, और e की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, ये आपका एक्सप्रेशन है बेटा। यहाँ से एवरेज एनर्जी निकल कर आ रही है एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। बताओ कोई डाउट है? नहीं है। एवरेज एनर्जी टारगेट ही यही था, हमें पता लगाना था, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे नंबर
ऑफ ऑसिलेटर हमें पता है, तो आप यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी बता दो अब जल्दी से। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ, विच इज यू न्यू डी न्यू। बताओ नंबर ऑफ मोड्स 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। एवरेज एनर्जी ये रही, पुट कर दो, इट्स मल्टीप्लाई बाय एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ठीक है, तो ये रहा आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ, विच इज 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब एच न्यू एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 डी न्यू। दिस इज प्लैंक्स लॉ। कर लोगे ना, डेराइव कर लोगे, और एग्जाम में ये डेरिवेशन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। दिस इज प्लैंक्स लॉ और रट लेना इसको, ठीक है, रट लेना, क्योंकि इस लॉ को यूज में लेके अपन जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस बनेंगे ना, क्वेश्चंस क्या बनेंगे, इस लॉ को यूज में लेके हम विन्स रेडिएशन लॉ, विन्स एंड रेले जीन्स लॉ, स्टीफन लॉ, ये हमें डेराइव करना है बाय यूजिंग दिस लॉ। तो नेक्स्ट आपका जो लेक्चर रहेगा वो इन तीनों लॉ को डेराइव करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में मर्ज करके ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से प्लैंक हाइपोथेसिस समझ आई। प्लैंक्स ने क्या कंसिडर करा, एटॉमिक ऑसिलेटर्स को, वहाँ पे जो कैविटी के अंदर ईएम वेव थी उनके एटॉमिक ऑसिलेटर्स को उन्होंने कंसिडर करा हार्मोनिक ऑसिलेटर। एवरेज एनर्जी निकाली बाय यूजिंग द मैक्सवेल बोल्ट्जमान कॉन्सेप्ट। एवरेज एनर्जी निकाल कर यहाँ पे पुट कर दी, तो आपके पास प्लैंक्स लॉ यहाँ पे डेराइव होकर आ गया।